गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी लोग आ गए? अच्छा, नोटिफिकेशन प्रॉब्लम चल रही है आज भी? बिल्कुल। चलो आज और एक कंप्लेन करते हैं। बाकी लोग हाँ देखते, कल भी प्रॉब्लम चल रही थी, कल भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। कल भी कंप्लेन की थी मैंने कि भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा था कि कर देंगे, प्रॉब्लम पे काम चल रहा है, हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज नहीं हुई, तो आज फिर से कंप्लेन लगाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तब तक जब तक नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आप लोग टाइम पे पहुंच जाओ, नोटिफिकेशन से पहले ही पहुंच जाओ आप। ठीक है, चलो आ जाओ, आज शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम केंद्रीय अंतर्वेशन। आज हमारा होगा केंद्रीय अंतर्वेशन। केंद्रीय अंतर्वेशन। जिसे कहते हैं सेंट्रल इंटरपोलेशन। केंद्रीय मतलब सेंट्रल, अंतर्वेशन यानी इंटरपोलेशन। थोड़ा ध्यान से पहले इसकी बात को समझना कि क्यों आया, क्या जरूरत पड़ गई और हम क्या करने वाले हैं, है ना। उसके बाद तो फिर कहानी अपने आप ही आगे बढ़ती जाएगी। केंद्रीय अंतर्वेशन, सेंट्रल इंटरपोलेशन। वैसे ये बात मैं शुरू में भी बता चुका हूं, लेकिन बस एक बार रिकॉल कर रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए, है ना, सार समझ में आ जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। आप क्या पढ़ने वाले हैं, इसका जो सार है वो आपको समझ में आ जाए। देखो, मान लीजिए वही एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि वर्ष और जनसंख्या का, किसी एक विशेष स्थान की जनसंख्या और वर्ष में संबंध। ये 1990 की जनसंख्या, किसी छोटा सा कस्बा है ना, एक छोटा कस्बा है तो उसकी जनसंख्या तो आराम से काउंट करवाई जा सकती है। 1990 में, फिर 1995 में, फिर सन 2000 में, 2005 में, 2010 में और मान लो 2015 में। ये उस स्थान के कुछ आंकड़े, कुछ ईयर वाइज लिए गए वहां के आंकड़े हैं जनसंख्या के। और जनसंख्या मान लो 32, 35, 37, 42, 48 और 56,000। ये हजार में ये आंकड़े हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा पहले बात को, कि बहुत जरूरी चीज है कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं,
क्योंकि कोई भी चीज, मैं जब भी हमेशा समझाता रहता हूँ कि कोई चीज अर्थहीन है ही नहीं, सबके अंदर बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है हर चीज जो यहाँ पे है। और खासकर साइंस की अगर बात कर रहे हो आप, तो साइंस तो कंप्लीटली लॉजिकल है और कंप्लीटली सार्थक है और पूर्णतः अप्लीकेबल है, हर जगह काम आने वाली चीज है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपका दोष है या आपको समझाने वाले का दोष है जो आपको सही से नहीं पढ़ा पाया, और आपका दोष है आप सही से समझ नहीं पाए। गणित का कोई दोष नहीं है, गणित अपने आप में संपूर्ण है, गणित अपने आप में फुल्ली एम्प्लॉयबल है, इस तरीके की है कि जिसको काम में लिया जा सकता है। तो अगर आपको काम है, अगर बाइक खड़ी है आपके पास और आपको बाइक चलानी नहीं आती, तो गलती आपकी है, बाइक की कोई गलती नहीं है, बाइक की कोई गलती नहीं, आपको नहीं चलानी आती, गलती आपकी है। तो कहानी वैसी की वैसी होती है चीजें। गणित अप्लीकेबल है, यूजफुल है, लेकिन डिपेंड करता है समझाने वाले पे कि उसने आपको ढंग से इसको समझाया नहीं समझाया, दूसरा आप पे कि आपने इसको समझाया या नहीं समझा। तो गणित का इसमें कोई दोष नहीं है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ठीक है। इन आंकड़ों में गैप है, बीच में जगह खाली है, जैसे 91 की जनसंख्या, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 2001, 2002, 3, 4, बीच में आंकड़ों में गैप है। और ये संभव भी है कि कहीं आंकड़ों में गैप तो रहता ही रहता है। आप जब भी आंकड़े कलेक्ट करते हैं, कहीं के भी कलेक्ट करिए, आंकड़ों के बीच में गैप तो होता ही होता है, क्योंकि आप लगातार आंकड़े कलेक्ट करते ही नहीं। आप किसी का बीपी नाप रहे हैं, तो क्या वो बीपी डेली नपवाता है? हर सेकंड बीपी नपवाएगा? नहीं। कहीं आईसीयू में भर्ती होगा तभी उसका बीपी कंटिन्यूसली नापा जाएगा, अदरवाइज कभी 10 महीनों में, कभी 1 साल में, कभी 15 दिनों में, वो डिपेंड करता है कि उसको बीमारी क्या है, उस हिसाब से वो बीपी अपना नपवाएगा। तो उसके बीपी के जो डेटा होंगे, शुगर के जो डेटा होंगे, और चीजों के जो डेटा होंगे, वो आपको समय समय पे मिलेंगे, लगातार नहीं मिलेंगे, है ना। कोई डेली थोड़ी अपना ब्लड टेस्ट करा के आएगा। तो डेटा जो भी आपको मिलता है वो एक गैप में मिलता है, पहला डेटा इस तारीख को मिला, अगला डेटा इस तारीख को, अगला डेटा इस तारीख को, अगला डेटा इस तारीख को, तो बीच में खाली है। अब बीपी है, किसी आदमी ने मान लीजिए सोमवार को बीपी नपवाया, और फिर 1 महीने बाद अगले जो नया महीना आया उसके सोमवार को नपवाया, 1 महीने का गैप है। अब 1 महीने गैप है तो 1 महीने उसने बीपी नपवाया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बीपी नहीं था, डायबिटीज नहीं थी, शुगर नहीं था, या कुछ कोलेस्ट्रॉल नहीं था, ये सब चीजें थी। बस नापना उसने तय किया था कि मैं हर 1 महीने, जैसे आजकल मेडिकल टेस्ट करवाते हैं लोग, साल में एक बार मेडिकल टेस्ट कराते हैं। अब एक बार मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो उनके पास मेडिकल डेटा 1 साल का आता है, अगले साल फिर आ जाएगा, अगले साल फिर आ जाएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि 364 दिन कोई मेडिकल चेंजेस नहीं है। एक दिन करवाया आपने, 364 दिन भी तो आपकी बॉडी काम ही कर रही होगी, उसमें चेंजेस तो आए होंगे, उसकी मेडिकल रिपोर्ट में चेंजेस आए होंगे। तो वही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उनके बीच में गैप एकदम अनिवार्य है, और होता ही होता है। छोटा गैप बड़ा गैप हो सकता है, लेकिन गैप जरूर होता है। अब बीच में गैप होता है तो ऐसा नहीं है कि गैप में वो डेटा था ही नहीं, डेटा था, लेकिन हम कलेक्ट नहीं कर पाए। डेटा था और हमारे लिए ये फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हम कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट कर पाए, कंटिन्यूसली कलेक्ट कर पाए। इसलिए बीच में जो खालिस्तान है, उस खालिस्तान को कैसे भरें, इसी सबको अंतर्वेशन कहते हैं। अंतर्वेशन का मतलब है खालिस्तान को भरना। तो ये जो बीच में जगह है 91, 92, 93, 94 की, 96, 97, 98, 99 की, 2001, 2, 3, 4 की, 2006, 7, 8, 9 की, और 11, 12, 13, 14 की। ये जो बीच के खाने खाली हैं, इन खानों पे क्या आंसर होगा, ये कैसे पता लगे? तो ऑब्वियसली बात है, पता कैसे लगेगा? जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उनको समझा जाए, उन पे गणित का इस्तेमाल किया जाए। पहले तो आंकड़ों को जाना जाए, समझा जाए, फिर इसके लिए एक बेहतर गणित का इस्तेमाल किया जाए, और वो गणित हमें ये बीच के आंकड़े लाके दे देगी। ये गणित हमें बीच के आंकड़े लाके दे दे। तो कुल मिला के हमें क्या करना है? डेटा चाहिए होगा प्लस गणित चाहिए होगी। डेटा और गणित ये खालिस्तान भर देंगे। डेटा और गणित हमारा ये खालिस्तान भर देगी। सही है? बात समझ रहे हैं? ये कमाल है, ये मैथ्स का यही तो एक बड़ी चीज है। मैथ्स उस खालिस्तान को भर देती है, अगर आप मैथ्स को प्रॉपरली समझते हैं तो वो उस खालिस्तान को भर देती है जो वहां पे था। अभी आजकल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल चला है, एक आप देखते हैं बैकग्राउंड रिमूवर चला है। अब एक नया ट्रिक चली है जो आजकल नॉर्मल मोबाइलों में भी आने लगी है, बैकग्राउंड रिमूवल। ये जो बैकग्राउंड रिमूवल है, कई बार बैकग्राउंड रिमूवल होता है, कई बार मैजिकल इरेजर होता है, जिसमें अगर मान लीजिए आपने 2 आदमी ने फोटो खिंचवाई, या आप 2 आदमी फोटो खिंचवा रहे थे, पीछे कोई और आदमी का चेहरा भी आ गया, अब आपको उसको इरेज करना है। आपने देखा कभी जब आप किसी तीसरे आदमी को, इसमें इरेजर आता है, आप उस आदमी पे ले जाके इरेजर चलाओ और वो आदमी वहां से हट जाएगा।
अब आप ये बहुत सिंपल लगता होगा एक आम आदमी को कि ठीक है इरेजर, ये कोई रबड़ नहीं है कि आपने ऐसे से मिटा दिया। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती ये है कि उस आदमी को जब आप हटाएंगे, आदमी तो हट जाएगा, लेकिन आदमी हटने के बाद पीछे पीछे क्या था ये कैसे पता लगे, पीछे क्या था ये कैसे पता लगे। तो वो जो साइंस है, वो जो मैथ्स है, वो बहुत कमाल की है। जब आप इरेज करते हैं, एक नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आता। नॉर्मल आदमी ऐप यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है, उसे क्या समझ में आता है? उसे ये समझ में आता है हाँ फोटो डाल दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बस उसे ये समझ में आता है। मैन कहानी तो जो है ना, वो तो उनको समझ में आती है जो पीछे काम कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। कार बनाने वाले को समझ में आता है कि कार में क्या क्या डला है, चलाने वाले को तो बस स्पीड समझ में आती है, कंफर्ट समझ में आता है, आरामदायक है, पैसा कितना लगा यही समझ में आता है। बनाने वाले को समझ में आता है कि उसने क्या डाला है और कैसे काम कर रहा है। तो यही चीज उसके पीछे आती है। तो इरेजर जो आता है उसमें जैसे हटाया जाता है, तो उसमें जो फोटो को हटाते हैं, फोटो को हटाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम है पीछे क्या था। किसे पता पीछे क्या था? पीछे क्या था किसे पता? कौन जानता है? मेरे पीछे अगर मान लीजिए कोई सीनरी होती, कोई पीछे कोई होता और मैं खड़ा होता, अब मेरे पीछे क्या हो तो कवर हो गया ना मेरे से। अब मुझे जब हटाओगे, मुझे जब इरेज करोगे, तो आपको इस फोटो को पूरा करना पड़ेगा जो मेरे पीछे था। मेरे पीछे था, अब पीछे था किसी को भी नहीं पता। या तो आप उस जगह पे जाके देखो कि भाई तुम्हारे पीछे कौन कौन था, तुम वहीं वापस खड़े हो, हम देखेंगे पीछे क्या है, फिर तुम्हें हटा के उस चीज के अलग से फोटो ला के फिर वहां चिपकाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता। आप जहां पे भी फोटो खिंचवाते हैं उसको सीधा ले जाते हैं। अब यही काम हो जाता है सॉफ्टवेयर का, अंदाजा लगाना कि जो आपका पीछे का बचा हुआ बैकग्राउंड है, जो मेरे पीछे है, जितना बच रहा है, जितना दिख रहा है, उससे ये अंदाजा लगाना कि मेरे पीछे क्या है, मेरे बैकग्राउंड में क्या है। देखा मैथ्स। ये इंटरपोलेशन है नहीं है, अंतर्वेशन है या नहीं है? क्यों? क्योंकि बची हुई फोटो, बचे हुए फ्रेम जो दिखाई दे रहा है, उससे पता लगाना कि मेरे पीछे का फ्रेम कैसा है। क्योंकि अगर मुझे हटा दिया ना, तो हटाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। हटाने के बाद ये होगा, अगर मुझे हटा दिया तो ये, समझ रहे हो? अगर आपने सिर्फ इरेजर से मुझे हटा दिया, तो वहां पे वो सफेद रंग की मेरी वो आत्मा की फोटो रह जाएगी। मैं तो हट जाऊंगा, मेरी आत्मा वहां रह जाएगी। है ना? जैसे आप कभी रबड़ से मिटाते हैं, रबड़ से पेंसिल का लिखा हुआ मिटाते हैं, तो वो पेंसिल वाला तो मिट जाता है, लेकिन वो जो पेंसिल चलने से जो प्रेशर आया था, वो उसकी आत्मा वहां रह जाती। तो सेम वही होगा, अगर आपने इरेजर से हटाया तो मैं तो चला जाऊंगा वहां से, मेरे कपड़े सहित मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा जो है, मेरा जो बॉर्डर लाइन है, वो वहीं रह जाएगा और साफ दिखेगा कि यहाँ पे हटाया गया बंदे को। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे उस फोटो को पूरा किया जाए। उस व्यक्ति को भी हटाना है और उसके साथ उस फोटो को पूरा भी करना है, इस तरीके से पूरा करना है कि किसी को पता ही ना लगे कि यहाँ फोटो थी क्या। क्योंकि अगर किसी को पता लग रहा है तो फिर फायदा क्या हुआ। तो अब यहाँ शुरू होता है कहानी इंटरपोलेशन की। इंटरपोलेशन सिर्फ जनसंख्या, ये एक एग्जाम्पल होते हैं कि भाई जनसंख्या वाले बात कर रहे हैं, उत्पादन की बातें कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है। गणित भरी पड़ी है एप्लीकेशन से। एक एप्लीकेशन एडवांस में जो बता रहा हूँ वो ये है, जिसमें आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं या मैजिक इरेजर यूज करते हैं, जिससे फोटो हट जाती है। और फोटो हट जाती है बड़ी बात नहीं है, वो बहुत आराम से हट जाएगी। लेकिन बात यह है कि बची हुई फोटो से मेरे बैकग्राउंड को कैसे वापस से फिल किया जाए, और इस तरीके से फिल किया जाए कि कोई पकड़ ही नहीं पाए कि वहां पे कोई खड़ा था क्या। ठीक है? बात समझ रहे कि मैथ्स का रोल क्या है, कितना शानदार। मैथ्स मैजिक है, इसीलिए कहते हैं मैथ्स मैजिक। मैथ्स मैजिक है वो। जब भी आप फोटो रखें करके देखिए ये चीजें, और देखिए मैथ्स का आनंद की मैथ्स कैसे काम करती है, कैसे मैथ्स उसको भरती है। और इस तरीके से है जैसे सही में पीछे वही था, इस तरीके से भरती है। तो ये उपयोग है इंटरपोलेशन का, अंतर्वेशन का। ये अंतर्वेशन है, ये जो भी आपने जो मैंने बताया, ये इंटरवेशन है। क्यों? क्योंकि वहां का डेटा गायब है, मेरे पीछे का डेटा गायब है, मेरे साइडों का डेटा पड़ा है, लेकिन मेरे पीछे का डेटा गायब है क्योंकि वो मेरे पीछे छुप गया है। अब मुझे हटाना है और मेरे पीछे के डेटा को वापस लाना है। इसी का नाम इंटरपोलेशन है। उस डेटा को जो छुपा पड़ा है तो सही, ऑब्वियसली बात है मेरे पीछे कुछ तो है ही, लेकिन वो गायब है। जैसे मैंने अभी बताया 1995 में लोग थे, तो 1996 में गायब थोड़ी हो गया। 1996 में गांव छोड़कर थोड़ी चला गया। 1996 में भी भठैया, 97, 98, 99, हर साल में भठैया, बस काउंटिंग उन करी। काउंटिंग तो 1995 और 2000 में ही करी। जनसंख्या तो बटे ही, लोग बठैया, बठी रेवा खावा काम करा, आपको जीवन निर्वाण करा, लोग बठैया।
लेकिन आप काउंटिंग आ साल में करिए इको मतलब 96 में भी वटे जनसंख्या ही, 97 में भी ही, कितनी ही। इसी का काम है इंटरपोलेशन, अंतर्वेशन, ये पता लगाना कि पीछे क्या क्या है, खाली स्थान में क्या क्या है। अब आगे चलते हैं और बारीकियां समझना, छोटी छोटी बारीकियां अभी भी किंतु परंतु है। अगर हमारा अंतर्वेशन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य, ये अंतर्वेशन यहां पे करूंगा तो ज्यादा आपको गैप नजर नहीं आएगा, लेकिन याद रखिए फोटो वाले में बिल्कुल साफ आपको पता चल जाएगा। अगर फोटो वाले का अंतर्वेशन सही से मैंने नहीं किया, फोटो का अंतर्वेशन अगर मैंने सही से नहीं किया, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे यहाँ पे एक आदमी हो और इन्हें फोटो हटाई, फिर इसे तो फोटो नहीं हटाता तो ही ठीक हो, कम से कम पढ़े तो हो, और भी आदमी ने हटा फोटो ने और खराब कर ली, भी आदमी ने हटार फोटो ना और खराब कर ली। तो अंतर्वेशन इतना सटीक होना चाहिए कि आदमी को, किसी दूसरे व्यक्ति को मैं दिखाऊं तो वो बता ही ना सके कि यहाँ पे कोई व्यक्ति था क्या, ऐसा होना चाहिए, यानी परफेक्ट अंतर्वेशन। अब परफेक्ट के लिए मामला आता है गहराई में, मैथ्स की गहराई में, कि मैथ्स कैसे इसको यूज करती है। तो बहुत सारी बातें हैं, ये कंप्यूटर साइंस की बात है, ये समझाना कोशिश कर रहा हूं कि ये जो भी आप पढ़ते हैं ना, जितना आप पढ़ते हैं, ये सब का सब, इवन इससे कई गुना ज्यादा हम काम में ले रहे होते हैं। ये आपके जितने भी सॉफ्टवेयर है, एडोब एक्रोबैट है, एडोब के भरे पड़े हैं, कम से कम 50 सॉफ्टवेयर आते हैं एडोब के, 50 सॉफ्टवेयर आते हैं बाकी विंडो के और के, इन सब के पीछे जो है, अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग की हो तो आपको पता होगा, प्रोग्रामिंग मतलब मैथमेटिक्स। आप वहां पे जो कुछ भी करवाना चाहते हैं वो आपको मैथ से ही करवाना पड़ेगा, और कोई प्रोग्रामिंग पूरा बेस ही मैथ्स का है, आपको जो कुछ भी करवाना है उससे उससे आपको मैथ्स बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो मैथ्स को फॉलो करती है। ये जो जादू, जितने भी आपको जादू लग रहे हैं आज के टाइम में, याद रखिए ये सारे जादू मैथ्स के जादू हैं, ये सब पीछे मैथ्स काम कर रही है। और आप सोचो कि 2+1=3 हरी काम कर रही है, तो थोड़ी गलती है। एडवांस काम करने के लिए आपको एडवांस मैथ्स चाहिए, एडवांस काम करवाने के लिए आपको एडवांस मैथ्स चाहिए। तो आ जाओ, तो अंतर्वेशन बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए हम अपने आप को चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए हमें 1992 की जनसंख्या का पता लगाना है, या सन 2002 की जनसंख्या का पता लगाना है। एग्जाम्पल मैंने जनसंख्या का लिया है, जैसे वही समझा रहा हूं कि इसे यूं मत समझिएगा कि सिर्फ जनसंख्या के लिए ही इंटरपोलेशन होता है और किसी के लिए इंटरपोलेशन नहीं होता। इंटरपोलेशन होता है किसी एक पॉइंट से पहले पहले आपके पास मान है, लेकिन उसके बाद वाला मान नहीं है, तो आप उसका मान उन आंकड़ों से निकाल सकते हैं। ये आ गया 1992। अब 1992 के लिए क्या होगा, 1992 के लिए परफेक्ट होगा 1990, क्योंकि 1990 की जनसंख्या हमारे पास है, 1990 हमारे पास है ना, 1990 में 32 है। इसका मतलब है कि 1990 में 32 है, तो 2 सालों में थोड़ा बहुत और चेंज आया होगा। अब ये 2 सालों में कितना चेंज आया होगा, ये हम इन आंकड़ों को देख के समझेंगे कि 2 साल में क्या परिवर्तन आया होगा। 1990 तक तो 32 पक्की होगी, 1990 तक की तो 32 पक्की होगी, तो 32 तो ये काम में ले लेंगे, और बचे 2 साल, 2 साल का अजम्पशन करेंगे कि कैसे 2 सालों को परफेक्टली प्रिडिक्ट किया जाए कि 2 सालों में वहां पे क्या परिवर्तन आया होगा दिए गए आंकड़ों से। अब इन आंकड़ों की चाल को समझेंगे और इस चाल से 2 सालों का गैप निकालेंगे, 2 सालों का, क्योंकि देखिए अंदाजा सिर्फ 2 सालों का लगाया आपने, तो जितना छोटा अंदाजा लगाएंगे उतना ज्यादा परफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं भी फोटो वाला एग्जाम्पल बता रहा था, इसमें बिल्कुल यही किया जाता है कि ये मेरी फोटो है, ये मेरी फोटो की बाउंड्री लाइन है, और ये जो दिखाई दे रहा है वो, अब ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट और इस पॉइंट में रिलेशन होगा, ये कनेक्टेड होंगे, तो इसके नजदीक वाले पॉइंट की वैल्यू ली जाती है। वैल्यू क्या होती है, रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि हमारे लिए वो फोटो है, कंप्यूटर फोटो नहीं समझता, कंप्यूटर 3 कलर समझता है, रेड ग्रीन ब्लू। तो जो रेड ग्रीन ब्लू का कंपोजिशन है इस पॉइंट पर, उसी कंपोजिशन में हल्का सा चेंज आया होगा, ऑब्वियसली बात है। पूरी फोटो में एक समान काली काली तो एकदम काली तो नहीं होती होगी ना, और होती भी है तो भी चलो कोई बात नहीं, पकड़ में आ जाएगा। तो देखा कितना चेंजेस है, तो वो रेड ग्रीन ब्लू का जो कंपोजिशन है उसमें बारीक सा चेंज आया होगा। अब कम हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा, क्या हुआ होगा, इससे समझने के लिए वो बाहर वाली फोटो को स्टडी करता है, और बाहर वाली फोटो में देखता है कि कलर कंपोजिशन में क्या चेंजेस चल रहे हैं, कलर कंपोजिशन में पॉइंट टू पॉइंट क्या चेंजेस चल रहे हैं, उस चेंजेस को समझ के फिर वो यहाँ पे वो चेंज लाता है, और उससे उस कंपोजिशन से इन पॉइंट्स को भरता है। देखो परफेक्ट, कमाल, गजब, शानदार, छा गए भाई।
गणित आ रहा है साहब, भयंकर खतरनाक हो, दिमाग बहुत भयंकर हो। लेकिन याद रखिएगा, इस पॉइंट पे कंपोजिशन इस पॉइंट का लगेगा और इस पॉइंट पर इस पॉइंट का, वरना अंतर दिखने लग जाएगा। इस पॉइंट पर इस पॉइंट के कंपोजिशन लगेगा, वरना अंतर दिखने लग जाओगे, तुरंत पकड़ लोगा ओमिटाइड है, ओमिटाइड है ना। इन दोनों में इस तरीके से मर्ज करवाना है कि पता ना लगे। और सेम कलर रख दिया और बाकी फोटो में चेंजेस हो रहे हैं तो फिर पकड़ में आ जाएगा कि पक्को अठमिटार काड़ो कलर कर दियो, अठमिटार काड़ो कर दियो। बहुत ज्यादा बारीक है ये, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कैसे फोटो में रिमूव किया जाता है, मैजिक इरेजर कैसे यूज करता है। ठीक है, आ जाओ वापस आते हैं। अब 2002 का आपको निकालना है तो आप सन 2000 को इस्तेमाल करिए, क्योंकि 2000 तक की वैल्यू तो 37 हो जाएगी, फिर 2 साल बचेंगे, आप 2 साल का अंदाजा कर लेंगे। 2035 के लिए आप 2013 का यूज करिए तो 2 का गैप बचेगा, वो आप अंदाजा लगाए। तो जितना हम बेस जो बनाएंगे, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं, इस केस में सन 1992 के केस में हम मूल बिंदु, जैसे मैंने कहा, इस पॉइंट का कंपोजिशन निकालने के लिए हम इस पॉइंट का यूज करेंगे, इसके लिए इसका यूज करेंगे, यहां वाले पॉइंट्स के लिए इनका यूज करेंगे। तो नजदीक वाले पॉइंट का यूज करेंगे, क्योंकि नजदीक वाला पॉइंट मानो ब्लू है और मैं कहीं और वाले पॉइंट को देख के रेड कर दूं तो साफ गैप दिखने लग जाएगा। तो उस पॉइंट से उस पॉइंट के पास का तो गैप करना होगा ना, तो उसके नजदीक वाले का मैं इस्तेमाल वहां पे करूंगा। तो ये इस तरीके से, तो 1992 के लिए 1990 यूज करूंगा, 2013 के लिए नजदीक है 2015, 2002 के लिए नजदीक है 2000। तो जिसके जो नजदीक होगा मैं उस नजदीक वाले आंकड़े का इस्तेमाल करूंगा, और बचा हुआ जो गैप है उसको मैं अपने फॉर्मूलों के जरिए पता करूंगा। तो 2000 का तो मैं यूज, जैसे 2002 है तो मैं 2000 का यूज करके 37 तो ये काम में ले ही लूंगा। जैसे मैंने कहा था कि इस पॉइंट पे जो भी हिसाब किताब है कलर का, वही हिसाब किताब यहाँ आएगा, लेकिन थोड़ा सा कम ज्यादा होके। अब मुझे समझना है कितना कम ज्यादा, एटलीस्ट इतना तो है ही, पकड़ो बात को बेटा। अब यहाँ पे देखो, इस पे, इस बोर्ड पे देखो, या बोर्ड का कोई और कलर ले ले, तो 2 पॉइंट, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के पास में सेम ही कंपोजिशन रहता है, 2 नजदीकी पॉइंट्स के पास सेम कंपोजिशन है, खाली अंतर कितना है, हल्का हल्का सा। अब वो समझना है कि वो कितना आ रहा है। तो इसके लिए हमने 2002 के लिए 2000 यूज कर लिया, तो 2000 वाला 37 तो मिल ही गया। अब बचा सिर्फ 2 साल का। अब देखना है कितना हल्का सा वो परिवर्तन कितना है, और उस हल्के से परिवर्तन को निकालने के लिए हमारे पास कई सूत्र है जो उस हल्के परिवर्तन को हमें समझा सकते हैं। लेकिन इसे अंतर्वेशन को हम 3 प्रकार के अंतर्वेशन में डिवाइड करते हैं। जब आप बेस आगे वाले को बनाते हो तो इसको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कहते हैं, इसको बैकवर्ड इंटरपोलेशन कहते हैं। जब आप बेस आगे वाले को बनाते हैं तो इसको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कहते हैं, इसको बैकवर्ड इंटरपोलेशन कहते हैं जब आप पीछे वाले का यूज करते हैं, और बीच वालों का यूज करते हैं तो इसको सेंट्रल कहते हैं, केंद्रीय, अग्र और पश्चांतर। अब आप बात समझ में आई को नहीं आई? अब बात हर जच्ची गुंजची, ये बात पल्ला पड़ी कौन पड़ी? हाँ, अब सेंट्रल वाले पढ़ेंगे। सेंट्रल वाले जब आपको बीच को सेंटर बनाना हो, बीच वालों को सेंटर बनाना हो, और जब आगे वाले पीछे वाले को बनाना हो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड वैसे बहुत से फॉर्मूले 2024 तक आ गए होंगे। अभी जो हम बातें कर रहे हैं हम वो बातें कर रहे हैं जो पुराने वाले, जो अतीत में जो हुआ उसकी बातें कर रहे हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला तो है यहाँ के लिए जिसका नाम है न्यूटन गैगोरी सूत्र, एक वहां के लिए है जिसका नाम है न्यूटन गैगोरी बैकवर्ड फॉर्मूला, और सेंट्रल में हमारे पास 3 फॉर्मूले। सेंट्रल के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, गॉस का फॉर्मूला, गॉस का फॉर्मूला, स्टर्लिंग का फॉर्मूला, बेसल का फॉर्मूला। क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें होंगी तो कई फॉर्मूले बनाए लोगों ने, और बहुत अच्छे अच्छे बनाए, क्योंकि मेन है डेटा का सही इस्तेमाल करना, डेटा को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना। बताऊंगा कि कैसे कैसे इन्होंने लोगों ने अपने अपने दिमाग का यूज करके क्या क्या कमाल किया, और कैसे कैसे डेटा का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। अब थोड़े से इसके लिए संकारक बना लेते हैं, थोड़े से संकारक बना लेते हैं और आनंद लीजिएगा, मजे लीजिएगा इसके। मैं हमेशा समझाता हूँ, ये है, ये पैसा है, ये है पैसा, है ना, जो मैं हमेशा समझाता हूँ। इस दुनिया में पैसा कमाना सबसे आसान काम है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, किसी के पास समझ नहीं है। समझ नहीं होगी तो पैसा नहीं बनेगा। आपको कुछ सोचना होगा, आपको कुछ अलग करना होगा, आपको गहराई समझनी होगी।
क्या करते हैं आज, कोई फेसबुक है या गूगल है, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने उस गहराई को समझा। इन लोगों, हमारा क्या है, हमारा मोटा मोटा हमारा जो पूरा सिस्टम है उसका बड़ा हिस्सा किस बात में जाता है, मुझे नंबर बनाने, क्यों बनाने किसी को नहीं समझ में आता। हमारे पास कारण तो समझ में नहीं आते। किसी को नंबर बनाने, बहुत सारे नंबर बनाने, 90, 95, 97, 98, 100 बने तो कोई बुराई नहीं है, क्यों बनाने नहीं पता। क्लियरिटी किसी के पास भी नहीं है। तो जब आपके पास यही नहीं पता कि आप कोई चीज क्यों कर रहे हैं, तो फिर आप उसकी गहराई क्यों नापेंगे, आप उसकी गहराई क्यों नापेंगे, ऑब्वियसली बात है गहराई नहीं नापेंगे। और गहराई नहीं नापेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, जिससे पैसे बनते हैं। फिर आपके पास वो एक सामान्य ज्ञान होगा। अब आपके पास होगा कि जयपुर में लाभ ये वाला मतलब हवा महल है, फलान है, वो सबको पता है। बात जानकारी सर ने बेरो है, थाने एक लाइन बेरो को नहीं, और गूगल सर ने बता रखी है बा कि हवा महल कट है। थारका ने जो भी जानकारी, अगर गौर करो, बे जानकारियां बे है जो सस्ती जानकारी है, कोई आदमी 1 रुपया में भी कौन खरीदे। देखो गौर करो, आपके पास जो जिसे आप शिक्षा बोल रहे हैं, एक बार गौर करो वो शिक्षा क्या है। वो चीजें हैं जो कहीं बिकने वाली नहीं है, वो सबको पता है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमारे पास बेचने के लिए। तो बेचने के लिए जब कुछ नहीं है तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। समझ रहे हैं कहानी, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। और हम कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी इसलिए है कि हम कॉमन लोग हैं। जितने कॉमन होंगे उतनी बेरोजगारी बढ़ेगी। कुछ अलग किसी को कुछ करना आता नहीं है, सबके पास वही जानकारी है। हर किसी को पता है हवा महल कहाँ है, हर किसी को पता है कि बी में, ज्यादातर लोगों को पता है कि भटकता खंबा लाग रही है, भटकती खिड़कियां लाग रही है, भटके लाग रही है। अब कॉमन नॉलेज वो तो फिर बिकती नहीं, क्योंकि वो कॉमन हो गई, तो उसको कौन खरीदेगा। खरीदेगा उसको जो स्पेशल होगा। स्पेशल ज्ञान इकट्ठा करते नहीं है, और फिर हम कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, लेकिन जो बिकता है वो है गहराई, ज्ञान, जो कि अंत है ही नहीं। गणित है, मैं सवाल काट देशू, सवाल कौन कटवावे सवाल कौन कटवावे। मान तो आप बताओ कि गणित से थे हमारी कंपनी को भलो किया कर सको। आप गणित पढ़ते हैं, टीम आपको हायर करने के लिए तैयार बैठी, दुनिया की फुटबॉल की टीम तैयार बैठी है, ले आओ गणित, बताओ कि हमारी टीम क्या बढ़िया कर सके। थे थारी गणित जानो, गणित पढ़े रहो ना, आओ और बताओ कि फुटबॉल हमारी टीम खेले, इनमें थारी गणित क्या काम कर सके। आईपीएल खेला, आईपीएल में कौन सा प्लेयर खरीदना चाहिए, इसके लिए गणित बताओ कि के गणित हो सके कि माने कौन सा प्लेयर खरीदना चाहिए जिका से पीछा बन सके, जिका से हमारी टीम जीतने की संभावना बढ़ सके। तो अप्लीकेबल गणित चाहिए उनको, ये नहीं चाहिए कि मैं सवाल सॉल्व कर दे चुलाओ, मन कोई भी द्विघात समीकरण दे दो। द्विघात समीकरण सॉल्व कराने का पीछा कौन दे है, द्विघात समीकरण सॉल्व कराने का पीछा कौन देवा। क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण बनाशो कट है, और क्यों बनाशो, और बिसर लोगों ने क्या फायदो सी गहराई। द्विघात समीकरण सॉल्व करना 8वीं क्लास वालों को भी आता है, भरी पड़ी है दुनिया द्विघात समीकरण सॉल्व करना रही। लेकिन जो कमी है वो कि द्विघात समीकरण बनाशो कट है, क्यों बनाशो, और बिसर फायदो की उसी। ये बात का जवाब कोई नहीं। मैं तो कहता ही हूँ, मैं तो रिलेवेंट ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि गूगल के टाइम पे जीके का क्या मतलब है। नारायण मूर्ति ने यही तो बात कही थी। नारायण मूर्ति ने यही कहा था कि, नारायण मूर्ति का नाम तो सुना होगा आपने ना, इन्फोसिस के जो फाउंडर है। नारायण मूर्ति ने यही बात की थी, थोड़ा विवाद भी पैदा हुआ था। उन्होंने कहा था ये आईआईटी कर क्या रही है, आईआईटी कर क्या रही है, आईआईटी बच्चों को याद करवा रही है, वो जो पुरानी चीजें हैं वो तैयार करवा रही है, उसका क्या मतलब है आज के टाइम में। आप जो भी आईआईटी के बच्चे को तैयार करते हैं, उसके बाद में उन्हें हम जब ऑन बोर्ड करते हैं, हमारी कंपनी में लेते हैं, हमें दोबारा तैयार करना पड़ता है उनको, हमें दोबारा तैयार करना पड़ता है। वो ज्ञान जो आप उनको देके भेज रहे हैं ना, वो हमारे कोई काम का नहीं है, वो बिल्कुल बकवास है, वो सेंसलेस है। जो भी आप उनको ज्ञान देकर भेज रहे हैं ना, वो कोई काम का नहीं है हमारा। जब हम उन्हें ऑन बोर्ड करते हैं, बस ये एक फायदा सिर्फ ये होता है कि आप जिन बच्चों को चुन रहे हैं वो इंटेलिजेंट है। बस इतना पता लग जाता है कि जिन बच्चों को आपने चुना है, जो आईआईटी का बच्चा है वो इंटेलिजेंट है, बस इतना पता लगता है।
बाकी जो भी आपने आईआईटीज में पढ़ाया है, जो भी आपने पहले स्कूलों में पढ़ा है, वो कोई काम का नहीं होता हमारे। हमारा जो काम का होता है वो हमें दोबारा पढ़ाना पड़ता है इन बच्चों को, दोबारा 1-1 साल 2-2 साल इनके ट्रेनिंग पे खर्च करना पड़ता है। ये सही बात है और हकीकत में यही बात है, क्योंकि द्विघात समीकरण बनानी आती है लोगों को, सॉल्व करने। द्विघात समीकरण क्यों बनानी आती है ये नहीं पता आता, गणित कहाँ काम आती है ये नहीं पता आता, गणित को वो कैसे अपने जीवन में काम में ले सकते हैं ये नहीं पता। तो फिर मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण सॉल्व कराऊंगा आगे, मैं तो ऑनलाइन घणे कैलकुलेटर है जिसका द्विघात समीकरण सॉल्व कर देसी। बहुत से कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वो द्विघात समीकरण सॉल्व कर देता है, त्रिघात सॉल्व कर देता है, आपसे कई गुना ज्यादा तेजी से सॉल्व करेगा। फिर आपसे सॉल्व करवाएंगे हम लोग? नहीं, हम आपसे ये करवाएंगे कि हमारी एक प्रॉब्लम है, उसमें गणित यूज करो और उसे सॉल्व करके दो। हमारी एक प्रॉब्लम है, उसमें गणित लगाओ और उसको सॉल्व करके दो। तो ये है हमारा इंटरपोलेशन, है ना। अब हम यहाँ पे थोड़े से संकारक बना लेते हैं। वैसे इसमें बात करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमारा तंत्र ऐसे ही काम करेगा। आ जाओ कुछ संकारक बनाते हैं, हम कुछ संकारक बनाते हैं। शेपर्ड केंद्रीय अंतर संकारक, शेपर्ड केंद्रीय अंतर संकारक। अब यहाँ पे कुछ संकारक बनाएंगे। जैसे याद होगा कि हमने पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए भी कई संकारक बनाए थे, जैसे डेल्टा, नेबला, ई, आई, ये सब बनाए हुए हैं पहले। वैसे ही हम कुछ संकारक केंद्रीय अंतर्वेशन के लिए भी बनाएंगे, जिसमें दो संकारक होंगे। एक तो हमारा सबसे पहला होगा जिसको हम कहते हैं शेपर्ड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, केंद्रीय अंतर संकारक। इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा से। पहले एक संकारक डेल्टा बनाएंगे, है ना, छोटे वाला डेल्टा, और एक संकारक और बनाएंगे जिसका नाम है एवरेज ऑपरेटर या औसत संकारक, जिसको हम म्यू से डिनोट करेंगे। ये दो नए संकारक और बनाएंगे। पहले वाले संकारक तो है ही है, पहले वाले संकारक तो अपनी जगह है ही है, आई, डेल्टा, नेबला, ये तो अपनी जगह है ही। ये जो पहले वाले संकारक है ये तो अपनी जगह है ही। हम दो संकारक और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब हम केंद्रीय पढ़ेंगे तो हमें इन संकारकों की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो दो संकारक और बना रहे हैं, इनमें आपस में संबंध भी बनाएंगे। ये जो नए संकारक आएंगे इनके पुराने वाले संकारकों से संबंध भी है। तो सबसे पहले केंद्रीय अंतर संकारक डेल्टा, जिसकी परिभाषा ये होती है कि डेल्टा बराबर होता है ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। मतलब आधा आगे शिफ्ट करो और आधा पीछे शिफ्ट करो, अंतर निकालो। आधा आगे आधा पीछे। इसको अगर मैं एफ से समझाऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ एफ एक्स। ये आधा कदम प्लस हाफ है, प्लस हाफ है मतलब आधा कदम आगे बढ़ेगा। तो एक्स में आधा कदम, पूरा एच होता है, आधा एच बाई टू हो जाएगा। एक्स प्लस एच बाई टू, आधा कदम आगे। यहाँ ई माइनस में है, माइनस में है तो आधा कदम पीछे, एक्स माइनस एच बाई टू। ई क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर। ई क्या होता है, शिफ्टिंग। ई क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर जो शिफ्ट करता है। अब एक है प्लस हाफ, तो ये आधा कदम आगे शिफ्ट कर देगा। हमारा कदम कितना होता है, एच, क्योंकि इंटरवल एच होता है। हमारा एक कदम एच के बराबर होता है, तो आधा कदम आगे कर देगा तो एच बाई टू, तो एक्स प्लस एच बाई टू पे चले जाएंगे। आधा कदम पीछे कर देगा तो एक्स माइनस एच बाई टू पे आ जाएंगे। इसे बोलते हैं हम हमारा केंद्रीय अंतर संकारक डेल्टा। ठीक है, ये ऐसे काम करता है, ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ। ठीक है, अब इसके कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं जो हमारे काम आएंगे बाकी संकारकों के साथ। ई के साथ तो संबंध दिख ही रहा है, थोड़े और डेल्टा वेल्टा के साथ भी संबंध निकाल लेते हैं, कुछ रिलेशन तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में आते भी है रिलेशन से जुड़े हुए। डेल्टा बराबर ई हाफ
माइनस ई माइनस हाफ, माइनस में प्लस कर दो, 1/e हाफ लघुत्तम ले लो, ई माइनस आई ई हाफ, ई माइनस आई बन गया डेल्टा बटा ई हाफ, ये हो गया डेल्टा, इसे ऊपर ले आओ वापस ई की पावर माइनस हाफ। तो ये एक रिलेशन और हो गया कि डेल्टा बराबर होता है बड़ा डेल्टा और ई की पावर माइनस हाफ। एक और रिलेशन, एक और रिलेशन, सही है। अच्छा, यहां पे एक दूसरा भी बनाया जा सकता था, इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता, मैंने इस बार जो ई की पावर प्लस हाफ था उसको चेंज किया, उसको बटे में लेके माइनस हाफ कर दिया, और अब लघुत्तम लूंगा, और ये बन गया आपका नेबला। ये ऊपर चला जाएगा, एक फॉर्मूला और बन गया। तो डेल्टा के 3 फॉर्मूले बन गए। एक डेल्टा बराबर हो गया, बड़ा डेल्टा ई माइनस हाफ, एक ये वाला हो गया, सही है। आगे समझ में आ जाओ। अब म्यू पे आते हैं। म्यू औसत संकारक, म्यू औसत संकारक, म्यू बराबर होता है हमारा 1/2 ई हाफ ई माइनस हाफ, दोनों को जोड़कर, वो अंतर संकारक था तो अंतर निकाल रहे थे, ये औसत संकारक है। औसत क्या होता है? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो। औसत क्या होता है? 2 को जोड़कर 2 का भाग दो, 2 को जोड़कर 2 का भाग दो। म्यू एफ एक्स ई हाफ एफ एक्स ये आधा कदम आगे, ये आधा कदम पीछे, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया। दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना औसत कहलाता है। ये औसत संकारक म्यू कहलाता है। ये इस तरीके से काम करता है। तो 2 संकारक हमने बनाए हैं, एक म्यू बना दिया, और एक डेल्टा बना दिया। ये 2 ही संकारक है। एक संकारक और भी आएगा सिग्मा, उसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन मेन 2 ही संकारक होते हैं, डेल्टा और म्यू। ठीक है, अब कुछ रिलेशन बनाते हैं इसके।
जैसे उसके बनाए थे वैसे इसके भी कुछ रिलेशन तैयार करते हैं। म्यू बराबर हो गया 1/2 ई हाफ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर प्लस को माइनस में लिखना हो तो a प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी को, अगर a माइनस बी के रूप में लिखना है तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो a तो ये हो गया, b ये हो गया। चार ए बी। ये डेल्टा हो गया, ये e की पावर 0 हो गया, प्लस आधी माइनस आधी 0, 0 पावर को हम i कहते हैं। प्लस 4i, ये म्यू का और डेल्टा का रिलेशन आ गया। म्यू बराबर 1/2 अंडर रूट डेल्टा स्क्वायर प्लस 4i। ठीक है, कुछ और रिलेशन भी बना सकते हैं। म्यू और डेल्टा दोनों एक साथ आ जाए तो क्या हो, तब तो धमाका होगा। धमाका करते हैं, म्यू और डेल्टा दोनों एक साथ आ जाए, म्यू डेल्टा, म्यू और डेल्टा एक साथ आ जाए तो म्यू तो हो जाएगा 1/2 ई हाफ प्लस ई माइनस हाफ, ई हाफ और वो जाएगा ई माइनस हाफ। ये हो गया आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई माइनस ई इनवर्स, है ना। a प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे हम ऐसे लिख लें कि जो e है, e की जगह हम लिख सकते हैं i माइनस डेल्टा, e की जगह i प्लस डेल्टा, और e इनवर्स की जगह लिख सकते हैं i माइनस नेबला, क्योंकि फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर i प्लस ई होता है e माइनस आई, और e का मान निकालेंगे तो i प्लस डेल्टा हो जाएगा, और नेबला का होता है i माइनस ई इनवर्स। तो यहाँ से ई इनवर्स का मान और ई का मान, ई इनवर्स का मान निकालेंगे तो i माइनस नेबला हो जाएगा और ये e माइनस आई हो जाएगा। अब ब्रैकेट खुलेंगे, i से i कट गया और म्यू डेल्टा बराबर आ गया 1/2 और डेल्टा प्लस नेबला। डेल्टा प्लस नेबला, तो एक रिलेशन और बन गया कि म्यू लैम्डा बराबर होता है 1/2 डेल्टा प्लस नेबला। इसी को और चेंज कर सकते हैं, डेल्टा या नेबला को किसी को डेल्टा के रूप में लिख लो। हम जानते हैं कि डेल्टा बराबर होता है नेबला इंटू ई होता है, ई इनवर्स होता है। डेल्टा बराबर नेबला ई होता है या नेबला ई इनवर्स होता है? ई होता है ना, ई होता है, सही कह रहा हूं। एक बार फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला यही है ना, ई इनवर्स होता है।
देख लो आप। नेबला ई होता है, ठीक है, डेल्टा बराबर नेबला ई। हाँ सही है। तो ये यहाँ पे रख दें अगर हम, तो म्यू डेल्टा बराबर आ जाएगा 1/2 डेल्टा प्लस डेल्टा की जगह नेबला ई प्लस नेबला। नेबला कॉमन आ गया, ई प्लस आई। तो एक ये बन गया। ठीक है, चाहो तो एक और बना सकते हो आगे। ये ऐसे बन जाएगा कि हम जानते हैं कि जो नेबला होता है वो बराबर होता है डेल्टा इनवर्स। नेबला की जगह डेल्टा ई इनवर्स रख सकते हैं, तो वो रखेंगे तो ये बन जाएगा म्यू लैम्डा बराबर 1/2 डेल्टा की जगह नेबला की जगह डेल्टा ई इनवर्स, डेल्टा कॉमन, अंदर हो जाएगा हमारा आई प्लस ई इनवर्स। ये एक और बन गया। तो ये इनके कुछ रिलेशन है, रिलेशन और भी बन सकते हैं, लेकिन ये कि मैन फॉर्मूला याद रखो तो फिर कोई भी चीज प्रूफ की जा सकती है। ठीक है, आ जाओ एक संकारक और ऐड कर देते हैं जिसका नाम है प्रतिलोम संकारक। डेल्टा का प्रतिलोम संकारक जिसका नाम हम सिग्मा रखेंगे। सिग्मा वैसे ज्यादा यूज नहीं आता। डेल्टा बराबर होता है, डेल्टा का जो इनवर्स है उसको हम सिग्मा कहते हैं, यानी 1/डेल्टा। डेल्टा का जो व्युत्क्रम होता है उसको सिग्मा कहते हैं, और डेल्टा क्या होता है वो रख दो। डेल्टा बराबर होता है ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ। ये हो गया। इसको सॉल्व करना चाहो तो लघुत्तम लेके सॉल्व कर सकते हो। ये 1/ई हाफ हो जाएगा, लघुत्तम ले लोगे ई हाफ ऊपर चला जाएगा, बटा नीचे हो जाएगा ई माइनस आई। ये सिग्मा कहलाता है। ठीक है, इसमें एक खास बात होती है, एक स्पेशल चीज होती है कि सिग्मा डेल्टा और डेल्टा सिग्मा क्रम विनिमय नहीं होते। आप इनके क्रम को नहीं बदल सकते, इनमें क्रम विनिमयता नहीं होती। सिग्मा डेल्टा डेल्टा सिग्मा आपस में क्रम विनिमय, वैसे प्रतिलोम संकारक आपस में क्रम विनिमय होते हैं, लेकिन ये ऐसे प्रतिलोम संकारक है कि आपस में क्रम विनिमय नहीं होते। मतलब डेल्टा पहले ले लिया सिग्मा बाद में ले लिया, या सिग्मा पहले ले लिया डेल्टा बाद में ले लिया, तो ये अलाउड नहीं करेंगे, ये मना है इस केस में। तो इसमें ये एक खास बात है, नॉर्मल प्रतिलोम संकारकों में हमेशा क्रम विनिमय होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे अब संकारक हो गए। अब आ जाते हैं कुछ सवाल ट्राई करते हैं इस पे, फिर सूत्रों पे आएंगे। डेल्टा की पावर n वाई एक्स। पिछली बार देखनी पड़ेगी, पिछली बार मैं कहता हूँ ना, पिछली बार वाले का उपाय नहीं है कि आप सोचो कि पिछली बार वाले से इस वाले से काम चल जाएगा, फिर वही आएगा जो आप एक कॉमन तरीके से पढ़ते हैं वही बन जाएगा। अब अगर आपको मैं कल भी यही समझाना चाहता था और कई बार ये समझा चुका हूँ कि देखिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी लोगों से आपको बेहतर बनाए, बाकी लोगों से बेहतर बनाए। हमेशा अपने चुनाव, जब भी आप कोई चुनाव करें तो ये देखें कि एक सामान्य आदमी क्या करता, एक आम आदमी, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता, वो जो करता वो मत करो, बस वो मत करो, क्योंकि वही अगर आप कर रहे हो तो आप वही बन जाओगे जो वो आम आदमी बना हुआ है ना। एक सिंपल जो है ना, यस या नो अगर आपको पहचानना हो तो बहुत सिंपल तरीका ये होता है, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन आएगा वो आएगा एवरेज प्लस का।
जो बच्चा औसत से अच्छा होगा, औसत से ऊपर होगा, है ना। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो सिलेक्शन होता है वो एवरेज प्लस का होता है। ठीक है, टॉपर होते हैं मुट्ठी भर, टॉपर होते हैं मुट्ठी भर, कोई 10 15 20 50 इतने से टॉपर होते हैं, इतने से टॉपर होते हैं। बाकी मोटा मोटी जो कंपटीशन होता है वो बीच वाले लोगों में होता है ना। जैसे भारत में देख लीजिए, गरीब है और मध्यम वर्ग सबसे बड़ा होता है, बीच वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं, सामान्य औसत लोग ज्यादा होते हैं। ये हमेशा ही होता है। आप क्रिकेट को देख लीजिए, बहुत ज्यादा रन 450 रन कितनी बार बने होंगे, और कितनी बार 100 या 150 रन बने होंगे वो भी देख लो। ज्यादातर आपको 250 300 250 300 स्कोर मिलेंगे। समझ रहे हो बात। इसका मतलब होता है कि प्रकृति का खुद का बैलेंस ही है कि एवरेज मेंटेन करने की कोशिश करती है। ऑब्वियसली बात है, कई बार चीजें ऊपर जाती है, कई बार चीजें नीचे आती है, लेकिन ज्यादातर चीजें एवरेज के आसपास ही रहती है। ये जीवन का नियम है। और इसको जो है गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जो गाउस थे उन्होंने ये सबसे पहली बार ढूंढा था, और इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा। भगवान उन्होंने कहा, और बहुत कमाल का कहा, वो तो जबरदस्त थे। उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में ज्यादातर पॉपुलेशन, इवन 80% पॉपुलेशन हमेशा एवरेज के आसपास ही रहती है। ये सब पे लागू होता है, एवरेज के आसपास। अगर आप पूरी दुनिया की सैलरी उठाएं और उसका एवरेज लें तो आप देखेंगे ज्यादातर लोग एवरेज सैलरी के आसपास ही रहते हैं। उसी सैलरी से कोई 500 कम कमा रहा है, कोई 500 ज्यादा कमा रहा है। मुकेश अंबानी कितने, कितने मुकेश अंबानी है, और कितने हैं जो भीख मांग रहे हैं। तो कहाँ मिलेंगे आपको ज्यादातर लोग? बीच में मिलेंगे, बीच में ही सारे मिलेंगे। तो बीच में ही सारे मिलेंगे तो आपको इन्हीं में कंपटीशन है, आपको इन्हीं को ही पार करना है। और इनको पार करने के लिए आपको टॉपर बनने की जरूरत नहीं है, आपको टॉपर बनने की जरूरत नहीं है। इनमें और आप में हल्का हल्का सा डिफरेंस है, बस माइनर डिफरेंस है। और इस माइनर डिफरेंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके आप पार कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ज्यादा करो, आप इससे बाहर आ जाओगे। क्योंकि सब एक समान है। आप लगभग लगभग मैंने कहा ना, +1 +2 इस तरीके का डिफरेंस चल रहा है। आपने 2-3 नंबर एक्स्ट्रा कमा लिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो हमेशा जब भी आपको ये पता करना हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इस बात को आप याद रख सकते हैं कि देखिए कि यहां पर एक औसत स्टूडेंट क्या करता, वो क्या करता, तो वो जो करता उससे थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करो। सिंपल जवाब, एकदम सरल। हर चीज में आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप ये सोचिए कि यहाँ पे एक औसत स्टूडेंट क्या करता। अगर मैं एक औसत तरीके से सोचता हूँ कि नॉर्मली हम भी ऐसे ही सोचते हैं, सोचो उसका जो जवाब आए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो, आपका सिलेक्शन निकल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा, कोई भी किसी से कोई और ब्रह्म ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। यही ज्ञान अपने आप में पर्याप्त है कि आप एक एवरेज लोगों में रहते हैं, और एवरेज लोगों से बेहतर करना है आपको। और बेहतर करने के लिए कोई टॉपर बनने की जरूरत नहीं है, बस कुछ नंबर एक्स्ट्रा कमाने हैं। और कुछ नंबर एक्स्ट्रा कैसे कमाए जाएंगे? उस मानसिकता को चैलेंज करके, जो एक औसत व्यक्ति अपनाता है, उसको एक्स्ट्रा करो, है ना। जैसे एक किताब आई थी, तो उसका नाम था रिच डैड पुअर डैड, है ना। रिच डैड और पुअर डैड, उस किताब में, उस किताब का सार यही था, रिच डैड और पुअर डैड का। आपको उस मानसिकता को छोड़ना है जो एवरेज मानसिकता होती है, और उससे थोड़ा सा बड़ा करो। इतने में आप में और उनमें एक बड़ा अंतर आ जाएगा। अगर आपने सिर्फ एक नंबर भी एक्स्ट्रा कर लिया उनसे, एक नंबर भी, तो आप में और उनमें रात दिन का अंतर आ जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूँ, एक नंबर का मतलब है, एक नंबर का मतलब है 1000 से 2000 लोग बीच में आ जाते हैं, एक नंबर। सिर्फ आपने सोचो कितने एवरेज हैं हम लोग, कितने हम एवरेज हैं। सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस में 2000 बच्चे आ जाते हैं, सिर्फ एक। सोचो कि एवरेजों की भीड़ कितनी है, एवरेज लोगों की भीड़ कितनी है। अगर आप टेस्ट में देख लो, आप बाहर एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं, आप टेस्ट में देख लो। टेस्ट में जो बच्चा सिर्फ एक नंबर ऊपर जा रहा है, वो कम से कम 30-40 बच्चे ऊपर चला जाता है। ये तो जबकि 1000 बच्चों पे चल रहा होगा टेस्ट, या 500 पे चल रहा होगा, 200 पे चल रहा होगा। कल्पना करिए कि जब 1 लाख बच्चों पे जब परीक्षा होगी, उसमें एक नंबर का कितना महत्व होगा। 2-3 हजार लोग एक नंबर के बीच में आ जाते हैं। सिर्फ एक नंबर, अगर आपने सिर्फ एक नंबर इंप्रूव कर लिया, 2-3 हजार बच्चे पीछे, और एक नंबर इंप्रूव कर लिया, और 2-3 हजार पीछे। एक एक नंबर से इतना फर्क है, इतने एग्जैक्टली हम सेम है, इतने सेम है हम लोग, इतने एवरेज है हम। तो बस कुछ नहीं करना, देखो एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता और आपको क्या करना है, अपना जवाब खुद मिल जाएगा, फिर बेहतर हो जाओगे। तो एवरेज प्लस याद रखो। अच्छा, डेल्टा, डेल्टा हमने बनाया था, अभी फॉर्मूला बनाया था, डेल्टा बराबर कैपिटल डेल्टा और ओ भाई कौन हो, ई हाफ, प्लस हाफ हो या माइनस हाफ हो, माइनस हाफ।
माइनस हाफ था, है ना। ये भी बनाया हमने फॉर्मूला, तो ले आओ इसको। डेल्टा की जगह डेल्टा एन, डेल्टा की जगह ये रख दो। डेल्टा की पावर एन, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, ये शिफ्ट कर देगा। कितना शिफ्ट करेगा? n/2। जहां भी ये खड़ा है, इससे n/2 पीछे कर देगा। तो y x माइनस n/2, x माइनस n/2। तो डेल्टा की पावर n, y x n माइनस। क्या कहते हो, मस्त है। अगला, केंद्रीय अंतर्वेशन के लिए कम उपयोगी है। केंद्रीय अंतर्वेशन के लिए कम उपयोगी है। अच्छा अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? एक मिनट। अब देखना, अभी आ रही है? अब आ रही है? हाँ कोई नहीं, अभी दोबारा बोल दूंगा, चिंता ना करो। ये ट्रांसमीटर में गड़बड़ हो गया लगता है।
चलो दोबारा बोल देता हूँ। एक्चुअली जो था वो ये था कि अवतार ने, जब भी मैं बता रहा था रिच डैड और पुअर डैड की किताब के बारे में बता रहा था, यहाँ तक तो आवाज नहीं आई होगी ना, यहीं से शुरू कर देता हूँ। तो रिच डैड और पुअर डैड की जो किताब है उसमें सिर्फ बताया गया कि कैसे एक अमीर आदमी सोचता है, मतलब एक एवरेज प्लस इंसान कैसे सोचता है और एक एवरेज गरीब आदमी कैसे सोचता है, बस एक सोच में अंतर है, बाकी दोनों लगभग सेम से ही होते हैं। वही हार्ड मास का वो बना हुआ है, वही हार्ड मास का वो बना हुआ है, सिर्फ जो सोचने का तरीका है उस दोनों में अंतर होता है, और इसने अंतर से एक बड़ा अंतर क्रिएट हो जाता है। तो उसके जो लेखक थे वो रॉबर्ट कियोस्की थे। तो अवतार ने भी लिखा है कि रॉबर्ट कियोस्की जो है वो लॉस में चल रहे हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी वो लॉस में चल रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम ये है कि आपके जो कई बार शब्द जो होते हैं वो उधारी के शब्द होते हैं, आप उसके मतलब नहीं समझते। उधारी तब आप कहते हैं जब आप किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, उसका मतलब है वो सिर्फ मुंह में डाले गए हैं, आपको समझ में नहीं आए। रॉबर्ट कियोस्की लॉस में। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अनिल अंबानी दिवालिया घोषित हो चुके हैं। अनिल अंबानी दिवालिया घोषित हो चुके। किसी ने उनको किसी रेलवे स्टेशन पे या किसी सिग्नल पे या किसी झुग्गी झोपड़ी में भीख मांगते देखा आपने कभी? अनिल अंबानी को कभी आपने कहीं पे भीख मांगते हुए देखा? किसी को मिले रास्ते में, वो किसी चौक पे मिले आपको, भाई 10 रुपए दे दे, दो, या खाणू दिला दे या ऑटो दिला दे, कदे मिले था नहीं? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मुकेश अनिल अंबानी की कंपनी दिवालिया घोषित हुई है, अनिल अंबानी नहीं हुए हैं। जो आप जब कभी बड़ी कंपनी स्थापित करते हैं तो उसके मालिकाना हक खत्म हो जाता है, उस कंपनी में शेयर्स आ जाते हैं, 2%, 1%, 5%, इस तरीके से उसके लाखों मालिक है। आज जैसे गूगल है तो गूगल का कोई मालिक नहीं है, अब गूगल का फाउंडर हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता। अब गूगल का फाउंडर हो सकता है, गूगल को स्थापित करने वाले लोग हो सकते हैं, जिसने शुरू किया होगा। अब मालिक कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं कह सकता कि मैं गूगल का मालिक हूं। रिपीट कर रहा हूं, कोई यहां नहीं कह सकता कि मैं गूगल का मालिक हूं। अब कोई मालिक नहीं है। अब ये हो सकता है कि मेरे पास शेयर्स ज्यादा है, मैं ये कह सकता हूं कि मैं 15% शेयर्स का मालिक हूं, मैं इसका 15% मालिक हूं, ये कह सकता हूं। मालिक खत्म हो गया। जब भी बड़ी कंपनी बनती है मालिकाना हक खत्म हो जाता है, आप कंपनी के अंदर एक ग्रुप हो जाते हैं। अब जो भी शेयर मैंने, अगर मान लीजिए गूगल के शेयर खरीदे हुए 10 शेयर खरीदे हुए, तो 10 शेयर के प्रतिशत जो भी होगा उतना मालिक अब मैं हूं। ऐसे हम करोड़ों लोग हैं जो गूगल के मालिक है। कोई 0.1% मालिक है, कोई 1% मालिक है, कोई 2% मालिक है, कोई 3% मालिक है। और जब कंपनी दिवालिया होती है इसका मतलब है उनका पैसा डूब गया, बस इतना, दैट्स इट। इसमें मुकेश अनिल अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ा, एक कंपनी डूबी है उनकी, बस। बाकी पैसे उनके अलग है, उनके पैसे पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, उनके पैसे उनके, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आज माइक्रोसॉफ्ट अगर बंद हो जाती है तो भी बिल गेट्स दुनिया के रिचेस्ट आदमियों में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पैसा हजारों जगह लगा पड़ा है, हजारों जगह। माइक्रोसॉफ्ट में कुछ माइक्रोसॉफ्ट में था वो डूब गया होगा, लेकिन उन्होंने गूगल में भी डाला हुआ है, उनका एप्पल में भी डाला हुआ है, उन्होंने ओपन एआई में भी डाला हुआ है, उन्होंने पता नहीं कितनी कितनी जगह डाला हुआ है। तो अगर डूबा तो उनकी कंपनी डूबी है, उनको रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ता इससे। तो कहिए ना, समझ रहे हो कि भाई वो तो गरीब हो गया, वो तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। और बर्बाद नहीं हुआ, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट इतने ज्यादा होते हैं कि हर टाइम प्लस है। आज अगर एप्पल को जाएंगे आप तो, या गूगल में जाएंगे, आपको लगेगा कि गूगल गूगल ने एप्पल में इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी गूगल का कुछ हिस्सा एप्पल के अंदर चल रहा है, एप्पल का कुछ हिस्सा गूगल के अंदर चल रहा है, गूगल का कुछ हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चल रहा है। हर किसी ने एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर डूबेगा तो सिर्फ एक हिस्सा डूबेगा, और तब तक तो मैं अपने शेयर्स निकाल चुका हूँ। कंपनी शुरू होती है तभी होता है, वरना तब तक तो मैं शेयर, जब कंपनी बड़ी होती है ना तब तक मुश्किल से मेरे पास जो शेयर्स बचते हैं कंपनी के, वो 2-3% मुश्किल से बचते हैं, सिर्फ 2-3, वो भी बहुत बड़े होते हैं 2-3 भी, लेकिन 2-3% ही शेयर्स बचते हैं जो मेरे पास होते हैं। बाकी 98% पैसा मैं निकाल चुका होता हूँ और वो कहीं और लगा चुका होता हूँ। तो वो कंपनी डूबती है तो सिर्फ मेरा 2% डूबेगा, बस। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझना होगा कि आप लोग ये सोचे वो लॉस में होते हैं। जब आप 50 बिजनेस करते हैं तो एक दो बिजनेस लॉस में भी जाएंगे, एक दो क्यों, ज्यादा भी जाते हैं, लॉस में भी जाते हैं, लेकिन बात देखी जाती है ओवरऑल की बात। जैसे विराट कोहली है, क्या जीरो पे आउट नहीं हुए? नहीं होते जीरो पे आउट, वन पे आउट नहीं होते। लेकिन क्या हम विराट कोहली को एक एक पारी से चेक करते हैं या ओवरऑल चेक करते हैं? ओवरऑल चेक करते हैं, एक एक पारी से चेक करते हैं। आज जीरो बनाया, आज एक बनाया, आज 5 बनाया। हम महान बैट्समैन उनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एवरेज अच्छा है। तो वही बात है, एवरेज देखा जाता है कि लास्ट में उनके पास क्या बचा है। तो ये ना सोचे कि लॉस में, लॉस तो सब कोई बिजनेस कर लो आप, किसी भी बिजनेस को उठा लीजिए। मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंस लॉस में। मुकेश अंबानी तो रिचेस्ट आदमी है भारत के, उनका जियो फाइनेंस लॉस में। होता ही है, आपकी बहुत सारी सब्सिडरीज होती है, कोई फायदा पहुंचा रही है, कोई नुकसान पहुंचा रही है।
लेकिन ओवरऑल एक दूसरे को सब सपोर्ट कर रही है ना। तो इसलिए ये शब्द जो है ना वो थोड़ा सा देखा करो कि आप जो बोल रहे हैं उसका कितना मायने है या किसी ने आपके अंदर डाले हुए हैं। आ जाओ आगे चलते हैं। केंद्रीय अंतर्वेशन के लिए कम उपयोगी कौन सा सूत्र है। अभी बात यहां करेंगे कि 3 फॉर्मूले केंद्रीय अंतर्वेशन के लिए यूज किए जाते हैं। 3 फॉर्मूले नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर संपत्ति अनिल अंबानी के नाम पे होती तब भी आप हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि कंपनी डूबती है, व्यक्ति नहीं डूबता और डूब भी नहीं सकता। ठीक है, कंपनी डूबी, कंपनी के शेयर डूबे, बस ठीक है, कंपनी से करो। जब आप कंपनी बना देते हैं, लिमिटेड फर्म बना देते हैं, इसका मतलब आप कह देते हैं कंपनी को कि भाई सरकार को अब तुम संभालो, मैं तो खाली इसके डिसीजन लूंगा, मैनेजमेंट संभालूंगा। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाते हैं। वर्ड पकड़ो, सारे वर्ड साफ साफ है। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी अब आप वो डायरेक्टर हैं जो मैनेज करेंगे, मालिका कोई नहीं है। पूरी जो होती है कंपनी, उस कंपनी में कहीं भी आपको कोई भी नहीं लिखेगा मालिक ऑफ गूगल। कहीं पढ़ लो, गूगल पे जाके सर्च कर लो, मालिक ऑफ गूगल है क्या? कोई नहीं है। क्या है? सीईओ है, सीएफओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, ये वह हजारों पद है, लेकिन मालिक का पद एक भी नहीं है। क्यों? मालिक कोई रहता ही नहीं है। कंपनी है, उसको सब मिलके चलाते हैं। हम भी चलाते हैं, हम लोगों ने शेयर खरीदे, हम भी चला रहे हैं कंपनी में, पैसा तो हमने भी डाला है। जो शेयर खरीद रहा है वो भी पैसे डाल रहा है, कंपनी सब मिलके चला रहे हैं। डूबेगी तो सबका एक साथ डूबेगा। तो केंद्रीय अंतर्वेशन के लिए कम उपयोगी कौन सा है? केंद्रीय अंतर्वेशन के लिए 3 फॉर्मूले हमारे पास। केंद्रीय अंतर्वेशन के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। और केंद्रीय अंतर्वेशन का मतलब क्या है? जब आप बीच वाले को, जो बीच के आंकड़े हैं उनको जब आप आधार बनाते हैं, आधार बीच वालों को बनाएंगे, किनारों को आधार नहीं बनाएंगे। आपका सवाल, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें आपको बीच वाले को आधार बनाना है, मध्य के जो आंकड़े हैं उनको आधार बनाना है। तो इस प्रकार के अंतर्वेशन को केंद्रीय अंतर्वेशन कहते हैं। केंद्रीय अंतर्वेशन की जरूरत तब पड़ती है जब आपका कोई आंकड़ा, अज्ञात आंकड़ा जो आप निकालने वाले हो, वो बीच वाले आंकड़ों से मैच कर रहा हो या उनके नियर बाय हो, तब इसको केंद्रीय अंतर्वेशन कहते हैं। तो केंद्रीय अंतर्वेशन में बीच वाले को हम, जो मध्य में है, उनको केंद्र मान के चलते हैं या उनको वो बिंदु मान के चलते हैं जो आधार है। तो इसके लिए 3 फॉर्मूले। एक है गॉस का, जो शुरुआती आया सबसे पहले। गॉस के फॉर्मूले को देखा स्टर्लिंग ने, और स्टर्लिंग ने इसको बेहतर किया और ज्यादा अच्छा यूज किया। क्या यूज किया वो तो हम आगे बात करेंगे। गॉस के बाद स्टर्लिंग आया, स्टर्लिंग ने देखा कि इस फॉर्मूले को, गॉस वाले फॉर्मूले को और बढ़िया कैसे किया जा सकता है। स्टर्लिंग ने किया। स्टर्लिंग के फॉर्मूले को, गॉस के फॉर्मूले को, दोनों को देख के बेसल का दिमाग खुला और उसने कहा कि इसको और बेहतर किया जा सकता है। जैसे कारें, जब फोर्ड ने पहली कार बनाई थी और उसके बाद में आज की जो कार बनी है, सबने क्या किया? कार वही थी लेकिन उसको और इम्प्रूव किया कि कैसे और इम्प्रूव हो सकती है। और इम्प्रूव होते होते हर कोई ने अपने अपने तरीके से उसको इम्प्रूवमेंट किया। हर किसी ने अपने अपने, जितनी भी कंपनी है, वॉल्क्सवैगन है, चाहे हुंडई है, चाहे टोयोटो है, चाहे होंडा है, सारी कंपनियों ने क्या किया? कार वही थी, उस कार को अपने अपने हिसाब से उन सबने उसको मॉडिफाई किया, चेंज किया, बेहतर बनाया। और आज इतनी सारी कंपनियां यही काम कर रही है। तो ऐसे ही शुरुआत का जो केंद्र, जैसे गॉस को भी देख लो, ये भी कोई ओरिजिनल थोड़ी। गॉस ने भी न्यूटन से देखा कि न्यूटन ने फॉर्मूला बनाया, अब न्यूटन के फॉर्मूले को गॉस ने समझा और देखा कि भाई इसमें क्या कमी है, उसको क्या बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यार ये बेस बना रहे किनारों को, और कई बार हमें बेस बीच वाले को बनाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा। तो गॉस ने उसको इंटरचेंज किया, बदला, और बदल के हमने केंद्र के फॉर्मूले बनाने शुरू किए। फिर गॉस को स्टर्लिंग ने देखा, स्टर्लिंग ने गॉस को इंप्रूव किया, स्टर्लिंग बन गया। स्टर्लिंग को बेसल ने इंप्रूव किया, बेसल बन गया। और ये क्या खत्म हो गया यहाँ पे? नहीं, ये तो वो है जो शुरुआती है। अब तो पता नहीं कितने कितने लोगों ने क्या क्या काम किया होगा और कितने फॉर्मूले अब तक और बन चुके होंगे, क्योंकि ये 2024 का नहीं है। ये जो इतिहास अगर चल रहा होगा तो मेरे ख्याल से ये 1900 के आसपास का होगा, यानी इसमें कम से कम 125 साल का गैप है। ये जो लास्ट फॉर्मूला है बेसल वाला, और इसमें और आज के टाइम में 125 साल का गैप है। अब 125 सालों में गणित का क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ होगा, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ होगा, वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम तो ज्यादातर इतिहास ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं। तो इन तीनों ही फॉर्मूलों में आप बीच वाले को केंद्र बनाते हैं। तो इनमें से कम उपयोगी कौन सा है? कम उपयोगी, ये तीनों ही बाकायदा एक्सपर्ट है सेंट्रल के लिए। लांगराज सेंट्रल के लिए एक्सपर्ट नहीं है। लांगराज तो कॉमन फॉर्मूला, इस वजह से जो कॉमन होता है उसमें गलतियां भी ज्यादा होती है। तो लांगराज यहाँ पे सबसे कम उपयोगी सूत्र है केंद्रीय के लिए यूज करें तो। ऐसा नहीं लांगराज बुरा है, असमान अंतराल में ये सबको पछाड़ देगा, असमान अंतराल में ये सबको पछाड़ देगा, क्योंकि तब यही सबसे उपयोगी होगा।
तो कई जगह ये ज्यादा उपयोगी है, कई जगह ये उपयोगी है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि केंद्रीय अंतर्वेशन में कौन ज्यादा उपयोगी है। तो केंद्रीय अंतर्वेशन में सबसे कम उपयोगी कौन है? लांगराज। क्यों? क्योंकि ये व्यापक है, ये इस तरीके से केंद्र को टारगेट नहीं करता, ये कॉमन को टारगेट करता है, इस वजह से इसमें गलतियां होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगला, डेल्टा, इनमें से डेल्टा कौन सा है? केंद्रीय अंतर संकारक डेल्टा कौन सा है? इसमें से डेल्टा कौन सा है? ठीक है, डेल्टा हाँ ही थी, सबको संघर्ष करना पड़ता है अपना। फोर्ड का जो संघर्ष था वो फेरारी के साथ था, क्योंकि फोर्ड जो था वो जो गाड़ियां बनाता था वो डोमेस्टिक गाड़ियां बनाता था, मतलब यात्रा करने वाली गाड़ियां। ये जो गाड़ियां थी डोमेस्टिक जो गाड़ियां थी वो फोर्स बनाता था, क्योंकि फोर्ड गाड़ी का निर्माता था, सबसे बड़ा निर्माता था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि फोर्ड की गाड़ियां सिर्फ डोमेस्टिक के लिए होती थी, और उस समय क्रेज आया था गाड़ियों की स्पीड का। स्पीड में फेरारी ने मात दे दी, इटली की जो गाड़ी थी फेरारी, फेरारी ने मात दे दी। और एक अच्छी मूवी बनी है फोर्ड वर्सेस फेरारी, फोर्ड वर्सेस फेरारी, बहुत शानदार मूवी बनी हुई है। मूवी है फोर्ड वर्सेस फेरारी, उसको पहले मूवी को देखना, फिर उसकी थोड़ी स्टडी करना, क्योंकि खाली मूवी से अगर लोगे तो गलत ज्ञान भी जा सकता है, क्योंकि मूवी थोड़ी इंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाई होती है। तो फोर्ड वर्सेस फेरारी में ये दिखाया गया कि कैसे फोर्ड कंपनी, जो सबसे पहली कार निर्माता कंपनी थी, कैसे उसको फेरारी से फाइट करना पड़ा, और कैसे वो फेरारी को हराती है एक रेस के लिए। हमेशा तो नहीं, एक रेस के लिए फेरारी को कैसे वो हराती है, क्योंकि फोर्ड के ऊपर एक तमगा लग चुका था कि वो डोमेस्टिक गाड़ी है, मतलब लोगों के आने जाने वाली गाड़ी है, इसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, स्पीड से ये काम नहीं कर सकते। तो कैसे फोर्ड ने फेरारी को स्पीड में हराया था, तो उसके बारे में बहुत शानदार मूवी बनाई थी। और 2-3 व्यक्ति होते हैं जो चैलेंज लेते हैं, क्योंकि फोर्ड को भी पता था कि फेरारी को नहीं हरा सकता, क्योंकि फेरारी एक्सपर्ट थी स्पीड के। फेरारी को वो गाड़ियां नहीं बेचनी जिसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे घूम रहे हो, उसे वो गाड़ियां नहीं बनानी, उसे वो गाड़ी बनानी है जो ट्रैक पे भागे। तो उसका, अब एक आदमी, एक तो एक्सपर्ट है, उसको खाली गाड़ी भगवानी है। एक आदमी है जिसको ऐसी गाड़ी बनानी है जिसमें बच्चे आराम से बैठे, कोई खतरा ना हो, सेफ हो, आराम से चले, इस तरह की गाड़ी बनानी है। एक कंपनी है जिसको खाली स्पीड पे ही फोकस करना है। तो फेरारी ऑब्वियसली बात है बेस्ट थी, लेकिन फोर्ड को होता कि इतनी बड़ी हम कंपनी है और हम उस कंपनी से मतलब चैलेंज ही नहीं कर सकते। तो फोर्ड को भी एक मतलब होता ना हार वाली फीलिंग आ रही थी, तो फेरारी से उसने 1-1 करने की सोची कि नहीं हम हराएंगे। तो उसके लिए उसने 2-3 एक्सपर्ट को हायर किया, और कैसे उन एक्सपर्ट ने फोर्ड की गाड़ी को तैयार किया और फेरारी को बीट किया। तो उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डेल्टा वाला कौन सा हो गया? ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, ये हमारा डेल्टा हो गया। ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ। अगला, डेल्टा का ओ रूप कौन सा है? निम्न में से कौन सा सही है? डेल्टा इनमें से कौन सा है? देखो, डेल्टा के हमने दो बनाए थे फॉर्मूले। एक तो बनाया था डेल्टा बराबर डेल्टा ई माइनस हाफ, एक बनाया था नेबला ई प्लस हाफ। और यहां अगर हम देखें तो नेबला नेबला चाल रहे हैं, और नेबला नेबला चाल रहे हैं, तो नेबला रो ही सूत्र काम मल्यू। इसमें से तो कोई भी नहीं लग रहा। क्यों? पहले है तो यही ना, है तो यही ना, पहले ये चेक कर लो। अभी व्युत्पन्न किया था ना हमने।
पहले वो चेक कर लो, यही है, यही है, यही है, बिल्कुल यही है। और इस हिसाब से बैठेगा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर मैं ई को लिखता हूं तो ई बराबर होता है आई प्लस डेल्टा, और ई माइनस हाफ, ई की पावर -1 को लिखता हूं तो वो होगा आई माइनस नेबला। तो अगर मैं यहां लिखता हूं ई, इसे ई -1 को लिखता हूं तो ई -1 हो जाएगा मेरा आई माइनस नेबला हाफ, और इसे लिखता हूं तो ये नेबला है, और ई को लिखूं आई प्लस डेल्टा, तो एक नेबला आएगा, एक डेल्टा आएगा, एक नेबला आएगा और एक डेल्टा आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों के दोनों ही नेबला है, तो दोनों नेबला कौन बैठा भाई, एक नेबला आसी और एक डेल्टा आसी, एक नेबला आएगा और एक डेल्टा आएगा, और वो नहीं आता है कोई बात नहीं, दोनों, हाँ यार ये बैठ सकता है ना, ये वाला सेकंड वाला, ये सेकंड वाला, ये वाला, इसे ऐसे लिखें ई -1 की पावर -12, है ना, ऐसे लिखें तो, है ना, और ऐसे लिख के अब करें तो ई इनवर्स का मान आई माइनस नेबला, वाओ तो स्वाद आ गया, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, दुर्लभ, दिमाग को बड़ा छकाया और शानदार छकाया, है ना, जबरदस्त चीजें थी, देखो कितना शानदार इन्होंने, मुझे लगा एक डेल्टा आ सकता है, अब डेल्टा नेबला नेबला डेल्टा टाइप का बन सकता है, लेकिन अच्छा ट्रिक खेली कि -1 करके माइनस कर दो तो फिर वो आपका नेबला नेबला वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा, दोनों सेम कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। हाँ तो हो ही गया, अब तो हो गया वो चीज कि भाई ये दोनों बैड, इन दोनों से ऐसा लग रहा था कि एक नेबला बनेगा और एक डेल्टा बनेगा, लेकिन बन सकता है अगर वो माइनस वाला करते हैं अपन, जैसे अभी यहाँ किया है तो बन सकता है। चलो मिलते हैं आप लोगों से, यहीं पे विराम देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे और फिर इस पे डिस्कशन करेंगे, और आज इसको लगभग लगभग हम खत्म कर देंगे, केंद्रीय अंतर्वेशन को, ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से।